हैं। एक तो सेंटर और डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, ठीक है, तो वो कल न्यूक्लियोसोम मॉडल या सोलेनॉइड जिसे बोलते हैं वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर अब हमारे पास रह क्या गया है पढ़ने के लिए, आरएनए की स्ट्रक्चर वगैरह कंप्लीट पढ़ ली हमने। अब हम लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है कि डीएनए से आरएनए बनेगा कैसे और आरएनए से फिर प्रोटीन कैसे बनेगी। और इसके अलावा एक पॉइंट और आता है आपका कि देखो भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। डीएनए का जब प्रतिकृतिकरण होगा उसके बाद डीएनए, एक बात और, कोशिका जब चक्र विभाजन करती है ना तो कोशिका चक्र आ गया ये, तो कोशिका चक्र यानी कि कोशिका विभाजन जब होगा तो उसकी अवस्थाएं हैं। तो पहले आती है G1 गैप नंबर 1, फिर आती है एस सिंथेसिस, फिर आती है गैप नंबर 2, ठीक है। और ये आ गई फिर एम फेज। एम फेज में फिर टाइप्स आ जाते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। तो अब इन फेजेस के बाद बात करें हम, तो पहले डीएनए से आरएनए बनता है और प्रोटीन बनती है, क्योंकि आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी और प्रोटीन ही एंजाइम का काम करेगी, तो डीएनए का रेप्लिकेशन बाद में होता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर बची हुई प्रोटीन यहाँ बनेगी, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो प्रोकैरियोट्स में तो सिंपल स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि उसमें गुणसूत्र बहुत ज्यादा उलझे हुए नहीं होते, गुणसूत्र नहीं होंगे। दूसरी चीज, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक सुविकसित नहीं होगा, डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि डीएनए से आरएनए आसानी से बन जाएगा और आरएनए को जब बनेगा भी कोशिका द्रव्य के अंदर और फिर बाद में भी कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहेगा। लेकिन जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात की जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर ये है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर क्या होगा, कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होगा, गुणसूत्र के अंदर ये इस तरीके से डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ से टूट फूट होकर के जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कोशिका। ये केंद्रिका बन गई कोशिका के अंदर। तो यहाँ से डीएनए है वो ये क्या है, केंद्रक के अंदर है। बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य। अंदर केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। और इसे क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर क्या हो गया, यहाँ जो डीएनए है, यहाँ से डीएनए से आरएनए बनेगा और वो आरएनए यहाँ से बाहर निकल करके आना है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर तो लाइसोसोम वगैरह होते हैं, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे और भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होंगे। तो ये क्या करेगा, हो सकता है कि एमआरएनए जो डीएनए से पहले जो बना हुआ एमआरएनए बनेगा ना जनरली, तो अब जब एमआरएनए बना तो वो डैमेज किया जा सकता है, यानी कि यहाँ जो द्रव्य है, यहाँ जो रसायन है, जो अम्ल है, उनसे ये खत्म हो सकता है। तो अब इस खात्मे को रोकने के लिए क्या किया जाएगा, इसके एमआरएनए के ऊपर एक कैप लगाई जाएगी और एक टेल लगाई जाएगी, ठीक है। कैप जो होती है एमआरएनए के ऊपर, जब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। अब इस डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए में क्या होगा, 5 to 3, आपको बताया था 5 to 3 डैश की डायरेक्शन में ही बनेगा। पहले 5 डैश सिरा बनता है, फिर 3 डैश बनता है। कैसे, जैसे ये डीएनए है तो इसमें क्या हो जाएगा, बबल, मतलब ये खुल गया, इस कंडीशन में आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, सिग्मा फैक्टर आएगा, वो आगे चलता जाएगा, पीछे से आरएनए पॉलीमरेज आएगा और फिर वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होता चला जाएगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ढूंढ ढूंढ के लाएगा और यहाँ पे अटैच करेगा इसके हिसाब से। इसके हिसाब से मतलब अगर डीएनए में यहाँ पर एडिनाइन है तो इधर क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि एडिनाइन से थायमिन जोड़ता है, लेकिन एडिनाइन और थायमिन का कॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है, डीएनए के अंदर। अपन क्या बनवा रहे हैं, आरएनए, तो आरएनए में तो थायमिन होता ही नहीं है,
तो टी के ऊपर आगे यहाँ क्या आ जाएगा, ए मतलब टी मतलब थाइमिडिन और ए मतलब एडिनाइन। ठीक, तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आते चले जाएंगे। और ये नाइट्रोजनी क्षार हैं एडिनाइन यूरेसिल, है ना, और ये किससे जुड़े हुए हैं, राइबोज शर्करा, और दो राइबोज शर्करा आपस में किससे जुड़ी है, फॉस्फेट से। तो इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर ये चलता हुआ जाएगा आगे, पूरी प्रोसीजर हो जाएगी, लास्ट में आएगा रो फैक्टर, वो इसको बंद करने का काम कर देगा। लेकिन ये बॉन्डिंग बनते बनते ही ये बीच में से अब यहाँ से बन गया, हट गया, बन गया, फिर हट गया, यानी कि कुल मिला के ये अलग हटना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग तो होनी नहीं है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन के आरएनए को तो बाहर ही जाना है, उसका काम ही आगे कोशिका द्रव्य के अंदर है ना, क्योंकि आरएनए क्यों बनाया जाता है, प्रोटीन की खातिर, प्रोटीन बनानी है इसलिए। अब होता क्या है, इस प्रोटीन में जब डीएनए से आरएनए बनता है, कहाँ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, तो इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जब डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए का जो 5' कैप है, इस 5' कैप को, एमआरएनए है ना, एमआरएनए में 5' कैप है, यहाँ पर क्या होता है, ये हेड जो बनता है, इधर तो बनेगा क्या, हेड, और यहाँ बनेगी 3' एरिया में टेल। ठीक है, तो जो हेड है, उस हेड पर जो क्या होगा, 7 मिथाइलेटेड कैप बनती है, कैप का नाम है 7G मिथाइलेटेड कैप, वानोसिन, जीटीपी, ऊर्जा लगेगी ना, तो 7G मिथाइलेटेड, 7G मिथाइलेटेड कैप बनती है, और टेल में ए, पॉली ए टेल, बहुत सारे एडिनोसिन आकर के, है ना, तो इस कंडीशन एडिन, है ना, तो ए, और पूरा का पूरा क्या बनेगा ये, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, ए जी क्या होता है, प्यूरिन, और ए जी प्यूरिन, देखो कैसे समझ लो इसको, ये डीएनए है, तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड, या आरएनए होगा तो आरएनए भी न्यूक्लिक अम्ल है, आरएनए न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोसाइड से, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो किससे बना, सॉरी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है ना, न्यूक्लियोटाइड फिर किस में बट जाता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप में। तो अब बात करें हम फॉस्फेट समूह की, और तो फॉस्फेट समूह तो साइड में आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड फिर दो चीजों से मिलके बना है, कौन कौन सी, राइबोज शर्करा, और इसके अलावा अब यहाँ डीऑक्सी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आरएनए पढ़ रहे हैं अपन, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, और नाइट्रोजनी क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो पहले बात करें प्यूरिन की, फिर करेंगे पिरिमिडीन की। तो सबसे पहले क्या आता है, प्यूरिन, प्यूरिन में दो चीजें आती हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन, और पिरिमिडीन में 3 चीजें आती हैं, है ना, ऐसे कौन कौन सी, साइटोसिल, थायमिन और यूरेसिल। अब यहाँ पर थायमिन तो होता नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा यूरेसिल और साइटोसिल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी थोड़ी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए जी, एडिनोसिन, ग्वानाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, है ना, देखो भाई इनके पीछे तो एन है, इसके पीछे एल होता है, याद रखना, यूरेसिल होता है वो। ठीक है, तो एडिनाइन, ऐसे बहुत सारे एडिनाइन, और ये हो गया एडिनाइन, और राइबोज शुगर शर्करा, एडिनाइन, राइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। ऐसे बहुत सारे एडिनाइन, एडिनाइन वाले न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे, तो उसे टी बोलते हैं। अब टी में क्या है, पॉली ए, एडिनाइन पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे आ गए ना, तो इसे बोलेंगे पॉली ए टेल, पॉली ए टेल। ठीक है, तो इस तरीके से एमआरएनए को क्या किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे को सर्दी में बाहर निकालने से पहले कैप पहनानी पड़ती है, सॉक्स पहनाने पड़ते हैं ना, ठीक कंडीशन इसकी है, इसको भी एक कैप पहनानी पड़ती है, तो इसे 7G मिथाइलेटेड कैप ही कहते हैं। ठीक, और पॉली ए टेल होता है। ठीक, यानी कि इसको कोई भी लाइसोसोमल या कोई भी
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खत्म ना कर दे जब ये केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य तक जाएगा। तो ऐसा आरएनए जिसमें कैप है और टेल है वो थोड़ा हेट्रोजीनस है ना। हेट्रोजीनस मतलब थोड़ा नॉर्मल बाकी एमआरएनए के कंपैरिजन में थोड़ा सा उसमें अंतर आ गया, तो उसे हम बोलते हैं HNRNA। HNRNA हेट्रोजीनस आरएनए। क्लियर हो गई बात। फिर आगे जाकर के क्या होगा, ये हट जाएगी, जब वहां से बाहर आएगा तो ये हट जाएगा, यानी कि केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आ गया, अब स्टेबलाइज हो गया, मतलब स्थिर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी कैप और टेल बाद में हटा दी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होती है, तो क्या किया, आरएनए को प्रोसेस किया ना, यानी कि उसमें कैप लगाई, टेल लगाई, ये सब तामझाम लगाने पड़े, ठीक है, जिससे वो बचा रहे, तो उसे क्या बोल देते हैं हम, आरएनए प्रोसेसिंग। फिर आरएनए प्रोसेसिंग की घटना आ गई होगी समझ में। उसके बाद अगला कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे करवा रही हूँ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। एक बात और, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा, इस विचारधारा को कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल डोग्मा की भी अवधारणाएं कई हैं। ठीक है, जनरली डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्रिक साहब ने दिया था, लेकिन क्रिक के अलावा और भी कुछ साइंटिस्ट रहे, जैसे बैरी कामनर, है ना, और इसके अलावा टैमिन रहे। इन्होंने थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट किया, थोड़ा अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट दिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार समझ लीजिए। तो इस घटना को, इसको तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अभी इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखो, अभी इतना समझो कि ऐसा कैप और टेल बनने की घटना क्या बोली जाती है, आरएनए प्रोसेसिंग। HNRNA बना ना, फिर बाद में इनको हटा दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, आरएनए। चलो हिंदी में लिख देते हैं ना, आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि सिरा और पूंछ वाले हिस्से से आरएनए को क्या किया, कवर अप किया। अच्छा, मुझे लगा मुझसे कोई सवाल पूछ। एनीवेज, तो अगला जो है, आगे इसमें क्या आएगा, डीएनए से और आरएनए से प्रोटीन बनती है। डीएनए से डीएनए बनने की घटना को हम कहते हैं प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए की घटना बोली जाती है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना बोली जाती है ट्रांसलेशन। अच्छा, ये हिंदी एकदम से, देखो भाई, कई बार ये लिखा आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अनुलेखन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि डीएनए के पीछे पीछे आरएनए बनता चला जाता है उसके हिसाब से। तो अनु मतलब पीछे, लेखन मतलब लिखता हुआ चला जाए। लिखेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो लिखता चला जाएगा उसकी भाषा। उसके बाद आता है अगला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी में अनुवादन। ठीक है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड की भाषा है, न्यूक्लिक अम्ल की भाषा है, और प्रोटीन अमीनो अम्लों की भाषा है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या हो गया, अनुवाद।
ये आप अच्छे से याद रख लेना, ये सेंट्रल डोग्मा है और इसे केंद्रीय सिद्धांत, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, केंद्रीय सिद्धांत, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा जो है वो किस में आता है, ये क्रिक साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने इसे दिया था, क्रिक, जो वॉटसन एंड क्रिक की जोड़ी थी उसी में से कौन थे, क्रिक साहब थे। ठीक है, अब इसे पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे अगला। ठीक है, अगला क्या आता है कि ये तो था फुल एंड फाइनल परफेक्ट, इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बेसिस पर दिया, या सेंट्रल डोग्मा को लीनियर कंडीशन में रैखिक स्थिति से बताया, वह और वृत्ताकार संप्रेषण से बताया, है ना। तो इस तरीके से यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बीच आनुवंशिक सूचनाओं का संप्रेषण किस तरीके से होता है उसके लिए 3 बातें आती हैं सामने। ठीक है, पहला क्या है, एक दिशीय संप्रेषण। एक दिशीय संप्रेषण तो सबसे आसान यही हो गया कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, ये हो गया यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय। फिर आता है वृत्ताकार संप्रेषण। ठीक है, तो वो आपको मैं लिख कर बता देती हूँ। और फिर अगला था प्रतिलोमी संप्रेषण। देखो भाई, जब ये तो आनुवंशिक सूचनाओं का संप्रेषण, आनुवंशिक सूचनाओं के संप्रेषण में 2-3 चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है रैखिक। ठीक है, रैखिक विधि या उसे हम बोलते हैं रैखिक संप्रेषण या एक दिशीय। ठीक है, वो रैखिक रूप से दिखाते हैं उसे क्या बोलेंगे, एक दिशीय। ठीक है, रैखिक रूप से तो हम इसे दिखाएंगे। एक दिशीय संप्रेषण की बात करें तो इसमें क्या होगा, सीधी सी कहानी है इसकी, तो डीएनए, डीएनए से एमआरएनए और डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए के बाद यहाँ बन जाएगी प्रोटीन। सबसे आसान कहानी है इसकी। ठीक है, और एक बार डीएनए से डीएनए में बनता है भाई। तो ये तो हो गया, अंग्रेजी में देखो तो रेप्लिकेशन, और ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और फिर ये हो गया ट्रांसलेशन। तो ये हो गया एक दिशीय संप्रेषण। एक दिशीय के बाद दूसरा आता है वृत्ताकार। वृत्ताकार संप्रेषण का मतलब क्या होगा कि उसमें ये बताया जाता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से फिर आरएनए और आरएनए से फिर से डीएनए बन सकता है, यानी कि ये क्रम वृत्ताकार रूप से निरंतर चलता रहता है। ये कामनर ने प्रस्तुत की थी अवधारणा, बैरी कामनर साहब ने। ठीक है, तो इसमें है क्या कि आरएनए अनुलेखन के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो सूचनाएं खुद वो डीएनए से प्राप्त करता है, और फिर डीएनए के द्वारा संप्रेषित सूचनाओं को अनुवादित करने के बाद प्रोटीन आरएनए के संश्लेषण को निर्देशित करते हैं, और फिर उसके बाद आरएनए उल्टा डीएनए के संश्लेषण को निर्देशित करता है। ठीक है,
क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वगैरह के बारे में काफी कुछ देखने को मिल गया था। तो अगला आता है वृत्ताकार संप्रेषण। वृत्ताकार संप्रेषण में क्या है, डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनी, मतलब बहुत सारे एंजाइम बने, फिर वो एंजाइम आरएनए बनने को प्रेरित करते हैं और आरएनए फिर से डीएनए बनाता है। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं रही, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा तथ्यात्मक बात थी नहीं, प्रोटीन से निर्देशित होती है एक बात, ठीक है। हर साइंटिस्ट, हर इंसान अपनी बात को साबित करने के लिए, पूरा समर्थन देने के लिए क्या करते हैं, अपने अपनी तरफ से लॉजिक बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपने किसी चीज को अपने तरीके से समझा और दूसरों को समझा दिया। एक तरीका यह है कि जो प्रकृति में हो रहा है, जो कोशिका के अंदर हो रहा है, उसको आप कितना ही मैनिपुलेट करो, उसको आप अपने हिसाब से कैसे ही दूसरे के दिमाग में फिट करने की कोशिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि लगातार चैलेंजेस आते रहते हैं। दूसरा अपने तरीके से उसको देखेगा, और जो बात सार्वभौमिक सत्य होगी उसको आप कितना ही मैनिपुलेट कर लो, अपने तरीके से बताने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि हाँ, ये बात सच है कि प्रोटीन, जैसे समझो कि आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या आया, एंजाइम्स बने। अब वो एंजाइम्स आगे, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही तो डीएनए को बताता है कि तुम्हें आरएनए बनाना है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या है, प्रोटीन है एक टाइप के, क्योंकि सारे ही एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फिर आरएनए बन गया, उसके बाद फिर वो डीएनए को बताएगा, है ना, कि डीएनए पॉलीमरेज बनना है, क्योंकि आरएनए प्राइमर जहां आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था डीएनए का रेप्लिकेशन, तब याद हो तो, नहीं याद है तो फिर एक बार हल्का सा समझ लो रिवाइंड करके, कि ये डीएनए है, ये इस तरीके से फॉर्क बन जाता है ना, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आ जाता है, एसएसबी प्रोटीन आ जाती है, और टोपो आइसोमरेज आ जाता है ना, टोपो आइसोमरेज का एग्जांपल हो जाता है गायरेज। हालांकि टोपो आइसोमरेज दो टाइप के होते हैं, टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट तो आएगा, विकुंडलन खोल दिया एक साइड से, बस हो गया काम, चला गया। सेकंड वाला है, ये आगे मेहनत करता है, ये इन दोनों को जुड़ने नहीं देगा, ऐठन को खोलेगा, सीधा करके रखेगा, ठीक है, और दोनों साइड से ऐठन को, बंधन को खोलना शुरू कर देगा, कॉइलिंग जो पहले ये वाली चली आ रही थी ऊपर से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद यहाँ एसएसबी प्रोटीन थी, है ना, सॉरी, एसएसबी प्रोटीन, और फिर वो इन्हें जुड़ने नहीं देगी। उसके बाद यहाँ आरएनए प्राइमर आता है, ये पढ़ा होगा आपने, आरएनए प्राइमर, ये पढ़ा चुकी हूँ वैसे तो, प्राइमर, आरएनए प्राइमर आएगा, फिर वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सिरा है, आगे बनना तो 5' है, लेकिन इधर क्या है 3', और इधर क्या है 3' है, और यहाँ जो बनेगा बनेगा तो हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में, तो ये तो सीधा चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि इस 3' के आगे से OH समूह जो है वो फ्री नहीं मिलता है, राइबोज शर्करा में जो OH समूह है वो फ्री कंडीशन में, क्योंकि राइबोज शर्करा की संरचना में ये है ना, यहाँ से तो कोई ना कोई बंध जुड़ गया, ये है, यहाँ है CH2OH, तो ये वाला OH फ्री मिलेगा आगे, तभी इस पर डीएनए पॉलीमरेज बंध पाएगा, वो नहीं मिल पाता। तो आरएनए प्राइमर इसको डिक्टेट करता है कि भाई आगे पहले वो चलेगा थोड़ा सा, एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो क्या करेगा, आरएनए का प्राइमर बनाएगा थोड़ा सा, फिर पीछे पीछे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और फिर डीएनए पूरा बनता जाएगा, फिर ये आरएनए यहाँ, इसीलिए तो ये खंडों में बनता है, ये आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ये डीएनए ने यहाँ अपना डीएनए बना लिया थोड़ा सा, फिर यही कंडीशन यहाँ होगी, आगे आरएनए रहा होगा, पीछे डीएनए ने अपना खंड बना लिया, फिर बाद में इनको लास्ट एंड फाइनली लाइगेज एंजाइम जोड़ने का काम करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए। तो कुल मिला के भाई प्रोटीन एक तरीके के एंजाइम पर अगर हम फोकस करें तो एंजाइम बने, वो एंजाइम ने क्या किया, आरएनए बनाने के लिए जरूरी है वो, और आरएनए ने यहाँ डीएनए के रेप्लिकेशन में भूमिका निभाई निभाई ना, तो अच्छा, तो आप रिज्वाइन कर लीजिए, है ना, फिर आगे कर।